तो पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स के बारे में बेसिकली पढ़ाई की थी, जिन मेथड्स ने आपको ये सिखाया जाता है कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का आप के कैसे कैलकुलेट करते हो, है ना। तो बस अभी वो वाला पार्ट हम लोगों का ओवर होता है। खैर और भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, तो वो हम लोग एंडिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपका कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ कि मेंस का उतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, वो एडवांस लेवल में कुछ ज़्यादा ही महत्व रखता है। तो पहले एक बार सारे टॉपिक्स हम लोग मेंस लेवल के ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी वाले टॉपिक में घुसने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे एक टर्म आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन, कि ये आखिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एक एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है। ज़्यादा इस पर हम लोग कोई बोल बच्चन नहीं करेंगे, ये है वो है ये है फलाना है, स्ट्रिक्टली पॉइंट टू पॉइंट वाली बातचीत, और पॉइंट टू पॉइंट में ही इस टॉपिक को ओवर करेंगे। तो देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अगर समझना हो कि आखिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्या, तो मैं एक बात बताऊंगी कि बहुत सारी रिएक्शंस आपके नेचर में आपको ऐसी दिखती हैं कि अरे वाह, इन दोनों को मिक्स किया बस बन गया प्रोडक्ट, बट नहीं, रियलिटी में वो रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं। जैसे अगर कोई तुमसे ये कहेगा कि H2 को और Cl2 को आपने मिक्स किया और आप लोगों के पास HCl बन गया, है ना, कितना आसान लगता है देखने पर, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि H2Cl2 को मिक्स किया और HCl बन गया डायरेक्ट। बीच में बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी, मतलब होता होगा मे बी, मैं भी एग्जैक्ट आपको नहीं बता रही हूँ पूरा का पूरा मैकेनिज्म, क्योंकि पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जो बच्चे लोग केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं आगे फ्यूचर में, उन लोगों का ये सिलेबस का पार्ट होता है। उनको एक एक प्रोडक्ट कैसे बन रहा है उसका कुछ कुछ पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको उनकी मैकेनिज्म याद करनी पड़ती है, बट तुम्हारा नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसा हो रहा हो कि पहले H और H टूट रहा हो, टूट के H का रेडिकल बन रहा हो, फिर उसके बाद वो H का रेडिकल आपके Cl के बॉन्ड पर अटैक कर रहा हो, फिर HCl बना रहा हो, फिर Cl का रेडिकल बना रहा हो, मतलब समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद फिर बहुत स्टेप्स बनने के बाद जाके फाइनली आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने आसानी से केमिस्ट्री में हम लिख देते हैं कि रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, रियलिटी में रिएक्शन जब होती है तो उस रिएक्शन के दौरान आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली जर्नी के बीच में बहुत सारी मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, है ना। पटाख से नहीं हो जाता है अरे वाह चलो देखो हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन जो वन शॉट में नहीं होती है ना, उसके बीच में बहुत सारी अदर स्टेप्स होती हैं, उनको बेसिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 और SN2 पढ़ा है, खैर बहुत ही फेमस चीज़ है, तो तुम्हें पता होगा कि SN1 और SN2 में से कौन कॉम्प्लेक्स है, कौन आपकी सिंपल यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इनडायरेक्टली अगर कोई भी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन आप लोगों की वन स्टेप में हो जाए तो उस वन स्टेप वाली रिएक्शन को बेसिकली हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। आप इसका कोई दूसरा नाम भी रख सकते हो, लाइक सिंपल रिएक्शन, बट मीनिंग वही होगा कि एक स्टेप में आपका फटाफट रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है। अब जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उन लोगों को रिएक्शन इंटरमीडिएट का मीनिंग पता होगा कि आखिर भैया कौन कौन से प्रकार के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। खैर यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों को रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ना है, बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है जितना ऑर्गेनिक में पढ़े थे। यहाँ पे बस एक छोटी सी 2 शब्दों की मैं लाइन बताऊंगी रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, तो बस आगे। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में क्या कहोगे? एलिमेंट्री रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन है जहाँ पर आप लोगों को कभी भी कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पर आप लोगों की रिएक्शन ऑलमोस्ट सीधा रिएक्टेंट से डायरेक्टली आप किस में कन्वर्ट हो जाते हो, आप सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाते हो, प्रोडक्ट में,
कन्वर्ट हो जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलते हैं आपके पास कोई रिएक्शन ऐसी है जो 1 स्टेप में नहीं हो रही, ठीक है, ऑब्वियसली अगर वो 1 स्टेप में नहीं हो रही है तो हो सकता है उसको 2 स्टेप्स लग रहे हों, हो सकता है उसको 3 स्टेप्स लग रहे हों, डिपेंड उसकी मैकेनिज्म क्या है। मैं ये नहीं कह सकती कि 2 स्टेप लगेंगे, मैं ये नहीं कह सकती 3 स्टेप लगेंगे, हो सकता है किसी को 50 स्टेप लगते हो सकता है किसी को 2 स्टेप लगते हो, तो इट मे वैरी, बट एक स्टेप में तो नहीं हो रही भैया, ये हम लोग कंफर्म है। तो ऐसी रिएक्शंस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। और इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आपको क्या मिलता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होते हुए मिलता है। प्रॉपर एक रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होते हुए आपको देखने को मिलता है। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं आप लोगों की, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों की, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, खत्म। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ तुम लोगों को, इन जनरल कहने को कितना आसान है कि 2 टाइम्स ऑफ NO आपने लेट्स से 2 टाइम्स ऑफ H2, 2 टाइम्स मतलब बेसिकली बैलेंसिंग की है और कुछ भी नहीं किया है, इन दोनों का आपस में मिक्स किया तो आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस और आपको वाटर फॉर्म होकर मिला। बट रियलिटी में जब आप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखोगे तब आपको कुछ अलग ही कहानी पता चलेगी। आपको क्या कहानी पता चलेगी कि इसमें पता है क्या हुआ होगा, पहले आपके वो जो 2 NO है वो 2 NO आपस में इस तरीके से टक्कर मारे होंगे, उन्होंने टक्कर मार के, अच्छा ये टक्कर इनकी रिवर्सिबल टक्कर होगी भैया, N2O2 उन्होंने बनाया होगा। फिर ऊपर वाली स्टेप में जो N2O2 बना वो H2 के साथ रिएक्ट करता है और फिर वहाँ से वो बनाता है आप लोगों का N2O प्लस H2O। फिर वहाँ से ऊपर वाली स्टेप में जो N2O बनता है वो N2O अगेन एक और H2 के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके N2 प्लस H2O बनाता है। तुम देखो इस छोटी सी ओवरऑल रिएक्शन को देखा हमने, कि हम लोगों की ओवरऑल रिएक्शन थी जिससे हमको आइडिया पता चल रहा था रिएक्टेंट के बारे में, हमें आइडिया पता चल रहा था प्रोडक्ट के बारे में, बट उसके स्टेप्स के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था। फिर जब हमने देखा क्या ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, तब हमें पता चला कि नहीं यार ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में तो थोड़ी ना हो रही है, फिर ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है उस रिएक्शन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों की, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को लेकर कुछ अच्छी अच्छी बातें और कुछ बुरी बुरी बातें पता होनी चाहिए। टॉपिक नंबर 1, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स होती हैं तो मल्टीपल स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स फास्ट होती हैं और कुछ स्टेप्स उनके कंपेयर में स्लो होती हैं, बराबर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहा है, वहाँ पे मतलब मान लेते हैं एक ही बंदा एग्जाम देने बैठ रहा है, तो ऐसे में आप क्या बोलोगे, मतलब फर्स्ट सेकंड क्या बोलोगे, भैया वो अकेला है, फर्स्ट भी वही है, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, 100 भी वही है ना। मतलब वेन एवर यू कंपेयर 2 थिंग्स लाइक ये मोटा है, ये पतला है, ये भारी है, ये हल्का है, एनी कंपैरिजन, तो कंपैरिजन कब किया जाता है, व्हेन यू हैव 2 थिंग्स और मोर देन 2 थिंग्स। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्योंकि एक ही स्टेप में हो जाती है तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए इस तरीके की टर्म्स यूज करना कि एलिमेंट्री रिएक्शन मैडम फास्ट होती हैं कि स्लो होती हैं, कैसे पता चलेगा, कोई सेंस नहीं बैठता। क्योंकि वेन एवर यू डू कंपेरिजन यू शुड हैव समथिंग अदर इन योर हैंड जिसके साथ आप कंपेरिजन कर सको, बट इफ यू आर अलोन तो आप किसके साथ कंपेरिजन करोगे। सो फास्ट एंड स्लो स्टेप्स, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में बातचीत कर रहे हो तब। इन केस ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शंस तो इस तरीके की बातचीत नहीं की जाती। ये पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि स्लो एंड फास्ट, ये जो वर्ड होता है स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हम लोग डिफाइन करते हैं, किसके लिए डिफाइन करते हैं, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है, नॉट फॉर एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री के लिए इसको भूल कर भी सोचने का नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन को मैं E.R लिख देती हूँ। पॉइंट नंबर 2 में आओ, बहुत ही अच्छा होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस के साथ काम करना, बहुत ही मस्त। क्यों होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस के साथ काम करना बहुत ही मस्त, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में हम लोगों को कभी भी ऑर्डर की चिंता नहीं करनी पड़ती।
जनरली वर्ड आ गया है, इसका मतलब समझ जाओ कि आगे जाके कहीं ना किसी मोड़ पर तुमको एक्सेप्शन खड़ा हुआ तुम्हें मिलेगा, बराबर है। तो जनरली जब आप ये देखते हो कि जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, उन एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो स्टोइक्योमेट्री होती है किस चीज़ की, आपके रिएक्टेंट्स की, वही स्टोइक्योमेट्री बेसिकली क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है किसके, ऑर्डर के, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्डर के। अभी तक जब तक जितना भी केमिकल काइनेटिक्स तुमको पढ़ाया, इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स के दौरान तुम्हें मैं क्या बताती आई कि देखो भाई, कभी भी तुम ऐसा मत बोलना कि आपकी स्टोइक्योमेट्री ऑर्डर के बराबर होती है, बट ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस की, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में तुम ये वाली कहानी अपने मुंह से निकाल सकते हो, ठीक है, ये बात तुम कह सकते हो, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। जब बात होती है कि ये वाली स्टेप स्लो है, ये वाली स्टेप फास्ट है, मतलब वेन एवर यू डू कंपैरिजन, है ना, कि ये तेज है, ये धीमा है, जब भी आप इस प्रकार का कंपैरिजन करते हो तो वहाँ पे टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं RDS। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म RDS? RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब भैया इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहते हो, ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं एक प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा प्रोडक्शन छोड़ो, एक मूवी थी, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं आ रही है, बट मैंने देखी है वो मूवी, इंडियन बॉलीवुड मूवी है, कौन सी तो थी, अजीबोगरीब सी मूवी, लड़के लड़के थे बहुत सारे, किसी पर्टिकुलर गेम के लिए तैयारी कर रहे थे, किसी स्पोर्ट्स के लिए, उन्हें तैयारी करने के लिए कोई एक अच्छा ग्राउंड नहीं मिलता है, तो उनका कोच उन्हें किसी गांव के खेत में लेकर जाता है तैयारी कराने, खैर मुझे याद नहीं आ रहा है, जाने दो। उसी मूवी का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझते हैं उसको। उसमें कैसा है, मान के चलो यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, इस बॉक्स में आपको बलून इकट्ठा करने हैं, यहाँ पे बहुत सारे बलून्स रखे, प्यारे प्यारे रंग बिरंगे बहुत सारे बलून्स रखे हुए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े, ये बहुत सारे लड़के लड़कियाँ खड़े हैं। आप भाग भाग के बलून को उस बकेट में नहीं डाल सकते, आपको क्या करना है, एक एक इंसान बलून को पास करेगा, ठीक है, एक एक इंसान बलून को पास करेगा और फिर बकेट में बलून जाएगा। अब देखो मान लेते हैं ये वाला इंसान है जो बकेट के नियर बाय है, वो 1 मिनट में, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मिनट, 1 मिनट में मान लेते हैं वो 50 बलून्स पास करने की उसकी कैपेसिटी है, मतलब फटाफट 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 उठाता है। सिमिलरली मान लो बाजू वाले की भी 50 है, मान लो बाजू वाले की भी 50 है, मान लो उसके बाजू वाले की भी 50 है, मान लो उसके बाजू वाले की भी 50 है, मान लो उसके बाजू वाले की भी 50 है, बट जो ये इंसान है जो बकेट के पास खड़ा है, ये निहायती आलसी इंसान है, ये चिल करना चाहते हैं, अरे यार कौन काम करे। तो ये क्या करता है, ये जो वाला पर्सन है ना, जब ये इसको बलून देने के लिए हाथ आगे करता है तो एकदम आलसियों के जैसे हाथ को आगे करता है, धीरे 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 उस बलून को पकड़ता है, धीरे धीरे फिर बकेट में डालता है। तो हो क्या रहा है कि इस आखिरी वाले पर्सन की, जो कि बकेट के नियर बाय खड़ा है, इसकी कैपेसिटी मात्र 30 बलून्स को बकेट में डालने की है 1 मिनट में। अब मुझे बताओ कि 1 मिनट के अंदर रियलिटी में 50 बलून्स बकेट के अंदर जाएंगे कि 30 जाएंगे। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैडम 50 जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया था तब तो हमने 1 मिनट में 50 बलून्स बाहर निकाल लिए थे, तो फिर ऐसे केस में बकेट के अंदर भी मैडम 30 बलून्स जाने चाहिए, है ना, ऐसा हमें, मतलब 50 जाने चाहिए ऐसा हमें लगता है। भाई 50 चले जाते, बट जो डालने वाला इंसान है, या हो सकता है मे बी बीच का कोई इंसान जिसको उन 50 बलून्स को 1 मिनट के अंदर आगे भेजना था, पट 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 आगे लो 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 लो, आगे लो आगे लो आगे लो, वो इंसान आगे भेज ही नहीं रहा है, वो एकदम मरा 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 काम करे जा रहा है। तो भले ही पीछे से 50 बलून्स भी आ रहे हो, बट सामने वाला इंसान बोलो कैसा है, सामने वाला इंसान तो आप लोगों का कैसा है बताओ, एकदम आलसी, घनघोर आलसी, उसको कोई काम नहीं करना है, वो 30 बलून्स ही दे रहा है। तो ऐसे में अब 1 मिनट में उस बकेट में कितने बलून्स जाएंगे, ओनली 30 बलून्स, ठीक है। मतलब बकेट के अंदर अगर कोई तुमसे पूछेगा 1 मिनट में कितने बलून्स कलेक्ट हुए, तो हम क्या जवाब देंगे, 1 मिनट में आपके पास 30 बलून्स कलेक्ट हुए, क्योंकि जो आखिरी इंसान बलून के पास खड़ा था
मतलब बकेट के पास लेट से खड़ा था या कोई बीच में था, उस इंसान ने रिएक्शन की या बलून को आगे भेजने की स्पीड को कम कर दिया, है ना, उसको स्लो डाउन कर दिया। ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसको स्लो डाउन कर दिया। तो ऐसे में अगर मैं तुमसे पूछूं उस पूरी की पूरी एक्टिविटी की स्पीड कौन डिसाइड कर रहा है, मतलब वो जो पूरी की पूरी एक्टिविटी करवाई जा रही है बलून को पास करवाने वाली, उस पूरी की पूरी एक्टिविटी की स्पीड, उस एक्टिविटी की रेट कौन डिसाइड कर रहा है? तो आप क्या जवाब दोगे? उस पूरी की पूरी एक्टिविटी का रेट डिसाइड करने वाला बंदा है ये डिसाइड कर रहा है रेट। क्योंकि बाकी लोग भले ही कितने भी स्पीड से काम करें, बट अगर एक भी कंपोनेंट स्लो हो जाता है तो उसके स्लो होने की वजह से ओवरऑल रिएक्शन की रेट भी बोलो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। जैसे कई ऐसे गेम होते हैं जिनमें मान लेते हैं दो पार्टनर्स के हाथ बांध दिए गए और उनको दौड़ने को बोला गया। एक मान लो बोल्ट महाशय के जैसे बहुत तेज दौड़ता है और एक मान लो कछुए के जैसे रेंगता है। तो अगर मान लीजिए जो दूसरा जो तेज भागने वाला भी है, क्या वो तेज भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा, क्योंकि उसके साथ जो बंदा बैठा है वो कैसा है, आप लोगों का बहुत ही स्लो। तो बेसिकली इससे ये समझ में आता है कि किसी भी रिएक्शन की चाहे वो डे टू डे लाइफ का कॉमन फिनोमेना हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ की रिएक्शन की जो रेट होती है, वो रिएक्शन की जो रेट होती है, उस रिएक्शन की रेट बोलो कौन गवर्न करता है? उस रिएक्शन की सबसे स्लोएस्ट स्टेप डिटरमाइन करती है कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, उस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा। ये सारी बातचीत कौन गवर्न करती है? आपकी स्लोएस्ट स्टेप गवर्न करती है, और इसीलिए उसको RDS कहते हैं, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो अगर मान के चलो कोई रिएक्शन आपकी 3 से 4 स्टेप्स में हो रही है, तो तीनों चारों स्टेप्स में सारी ही स्टेप्स फास्ट होंगी, ऐसा नहीं होता है। ये कंपैरिजन है ना, जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कुछ स्टेप फास्ट होंगी, कुछ स्टेप्स आपकी स्लो होंगी। तो जैसे मान लेते हैं मैंने जो एग्जांपल दिया है, इसकी ये वाली पहली वाली स्टेप फास्ट है, इसकी दूसरी वाली स्टेप स्लो है। प्लीज़ रट्टा मत मान लेना कि दूसरी स्टेप स्लो होती है, ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, रिसर्च डेटा है, वो तुम्हें दिया जा रहा है। तो इसकी सेकेंड स्टेप स्लो है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस रिएक्शन का अगर आपको RDS बताना है, तो बेसिकली जो आपके रिएक्शन की सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका RDS। तो ये आपका RDS है। कई बार बोर्ड्स में भी और आपके JEE के एग्जाम में भी डायरेक्टली इस तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि RDS बताइए कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि RDS आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, है ना। पॉइंट नंबर टू, ऐसा सवाल बिल्कुल मत पूछना कि मैडम अगर दो स्टेप स्लो रही तो। देखो, स्लो एंड फास्ट दे आर कंपैरेटिव टर्म्स, मतलब अगर दोनों इक्वली स्लो रही हैं ऐसा थोड़ी नहीं होगा ना। कोई बहुत ज़्यादा स्लो होगी, कोई स्लोएस्ट होगी, कोई स्लोअर होगी। तो जो सबसे ज़्यादा स्लो होगी ना, आपको उसको देखना है। बट अब हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों स्लो में से कौन सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है? तो यार ऐसा डेटा वो आपको देगा नहीं जिसमें इस तरीके के बिना सर पाँव के सवाल वैलिड हो। खैर चलो आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया कि RDS क्या होता है, ठीक है। अब ये RDS की क्या कोई इंपॉर्टेंस है कि एवी बस आइडेंटिफाई करने के काम आता है? नहीं, RDS की एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? वो RDS की ये इम्पॉर्टेंट है कि ओवरऑल जो रिएक्शन का रेट होगा, ओवरऑल रिएक्शन का रेट, ठीक है, मतलब जिसमें फर्स्ट स्टेप भी आती है, सेकंड स्टेप भी आती है, थर्ड स्टेप भी आती है, वो डिपेंड करता है इस RDS पर, ठीक है, वो डिपेंड करता है इस RDS पर, यानी कि RDS के रिएक्टेंट्स पर। बाकी किसी दूसरी स्टेप के रिएक्टेंट से रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऊपर मैंने क्या एग्जांपल दिया कि आप लोगों के ऊपर में चाहे कितने भी लोग आपने लगा के रखे हो भाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उन बाकी लोगों से। वो एक स्लो इंसान ही पूरे के पूरी रिएक्शन को स्लो कर सकता है। तो बेसिकली वो जो स्लो इंसान है उसी पे सिर्फ रेट डिटरमाइन करेगी, रेट उस पर डिपेंड करेगा। तो सिमिलरली रिएक्शन की जो ओवरऑल रेट होती है वो RDS के रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है। यानी कि इफ आई वांट टू राइट अ रेट लॉ, ठीक है, अगर मैं क्या लिखना चाहती हूँ, रेट लॉ लिखना चाहती हूँ, अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहती हूँ, देन राइट इट विद द हेल्प ऑफ RDS। अगर आपको बहुत सारी स्टेप्स दी हैं तो उन बहुत सारी स्टेप्स में से आप अपना रेट लॉ किसकी मदद से लिखोगे? RDS की मदद से लिखोगे,
ठीक है, जैसे अगर ऊपर वाली रिएक्शन को मैं देखूं, इस रिएक्शन में अगर मैं तुमसे पूछूं कि रेट लॉ क्या है, तो रेट लॉ तुम लोगों को पुरानी क्लासेस में लिखना सिखाया, तो रेट होगा K टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 का प्रोडक्ट, ये होगा आपका रेट। यानी कि फर्स्ट स्टेप के रिएक्टेंट से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सेकेंड थर्ड स्टेप के रिएक्टेंट से कोई मतलब नहीं है। जो RDS है उसको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है, RDS से मतलब है, RDS के रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ बराबर। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, तो ये RDS की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना। अच्छा, दूसरी एक सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में राइट नाउ एक मैकेनिज्म पढ़ी थी, E1CB मैकेनिज्म। मैंने वहाँ E1CB मैकेनिज्म में तुम लोगों को उसका रेट लिखना सिखाया था, रेट लॉ लिखना सिखाया था। खैर उस वक्त हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी नहीं थी, तो तुमको आई थिंक मैंने डायरेक्ट बता दिया था इसको ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, है ना। बट एक बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी रिएक्शन का अगर आप रेट लॉ लिखते हो तो इन रेट लॉ, कभी भी रेट लॉ लिखते वक्त रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है, अच्छा मैडम हम रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है हम कैसे पहचानेंगे, विल टीच यू। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है विल नेवर अपीयर, वो रेट लॉ में कभी भी अपीयर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। मान लेते हैं कल को कोई एक रिएक्शन RDS है और उस RDS में जो आप उसके रिएक्टेंट ले रहे हो, उन रिएक्टेंट में से वन ऑफ द स्पीशीज उसका लेट से वो है, क्या कहते हैं उसको, रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर आप क्या करोगे, क्या उसको रेट लॉ में रहने दोगे? बिल्कुल नहीं, आप उसको रेट लॉ से घसीट कर हटाओगे। कैसे हटाओगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इससे देखो अभी जो मैं चीज एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूं ना, यही सेम चीज आपको क्या किया जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शंस पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पल के वहां समझा देने का ये मतलब नहीं है कि इससे क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकते, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ, तो पहले तो एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि 3-4 स्टेप्स दिए हैं, तो रेट लॉ RDS से लिखना है, और उसमें भी अगर उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया तो उस रिएक्शन इंटरमीडिएट को रिप्लेस करना है। चलिए खैर बात करते हैं। मान लेते हैं एक रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं, ठीक है, मैं 3 स्टेप्स लिख के दिखा रही हूँ। पहला स्टेप है आप लोगों के पास A रिवर्सिबल विथ B, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो तो A से B जाने का जो फॉरवर्ड रेट है वो है लेट से KF, और B से A वापस आने का रेट है KB, है ना, ये जानते हैं हम लोग। ओके, फिर वहाँ पर क्या हो रहा है कि B के साथ मान लो एक C भी बन रहा है, C*, उसको मैंने नाम दे दिया C*। फिलहाल के लिए मैं तुमको बता देती हूँ कि ये मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्यों मैं तुमको बता रही हूँ कि ये मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि फिलहाल मैंने तुमको रिएक्शन इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई करना नहीं सिखाया, अदरवाइज मैं नहीं बता रही होती, ठीक है। पहले पूरे रूल सीख लेना। तो यहाँ पे आ गया आपका C*, और फिर आपने के पास मान लेते हैं एक है D, फिर D के बाद ये आप लोगों का, अच्छा नॉट रिवर्सिबल, इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में रखते हैं E, फिर उसके बाद आप लोगों का E से बन गया F। मतलब ओवरऑल रिएक्शन इज, आपके पास ओवरऑल रिएक्शन ये है, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, A+D इज गिविंग यू F, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। तो ओवरऑल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है ना, या फिर जो कैटलिस्ट है, या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं, वही आने चाहिए, ठीक है, वही आने चाहिए आपके रेट लॉ में। उसके अलावा अगर आप सोच रहे हो रिएक्शन इंटरमीडिएट को लेकर आऊँ मैं रेट लॉ में, तो वो नहीं चलेगा। तो ये देखो, ये आप लोगों का कौन है, ये आप लोगों का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब क्या करें, ये मान लेते हैं आपकी स्लो स्टेप भी है। लो भाई, मतलब अब तुम्हें अगर मैं रेट लॉ लिखने को कहूँगी और अगर तुम मुझे बोलोगे कि मैडम चलिए रेट लॉ लिखते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता रेट लॉ में ये एक्सप्रेशन बनेगा K = कंसंट्रेशन ऑफ C* और कंसंट्रेशन ऑफ D। क्या ये एक सही रेट एक्सप्रेशन है? क्या ये एक सही रेट एक्सप्रेशन है? गलत, ये आप लोगों का एक सही रेट एक्सप्रेशन नहीं है, इसको ऐसे काट दो। क्यों ये सही रेट एक्सप्रेशन नहीं है, इसका रीज़न जस्टिफाई करिए। क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट उस रेट लॉ में क्या हो चुका है, अपीयर। हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट में वो रेट लॉ अपीयर नहीं करवाना है, ठीक है, हमको उसको अपीयर नहीं करवाना है, इसीलिए बराबर। इसीलिए क्या ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये चीज़ गलत है। ओके, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ गलत है। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? फिर अब हम क्या करें, तो इसको आप रिप्लेस करो। किसके टर्म्स में रिप्लेस करें?
चाहो तो प्रोडक्ट के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हो, चाहो तो रिएक्टेंट के टर्म्स में कर सकते हो, बट हम लोग रिएक्शन 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे, हम रिएक्शन 1 के रिस्पेक्ट में इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। क्यों रिएक्शन 1? वो इसीलिए क्योंकि रिएक्शन 1 आपको रिवर्सिबल दी है। अगर रिएक्शन 3 आपको रिवर्सिबल दी होती तो रिएक्शन 3 के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, बराबर, तब हम रिएक्शन 3 के रिस्पेक्ट में कर रहे होते। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन 1 को देखो, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 आते हैं। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 तुम सभी लोग जानते हो कि अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि के इक्विलिब्रियम क्या होता है तो तुम कहोगे मैडम के फॉरवर्ड डिवाइड बाय के बैकवर्ड, यही होता है, बिल्कुल। या फिर मैडम ये भी तो होता है के इक्विलिब्रियम को लिखने का तरीका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन ऑफ सी स्टार अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, राइट। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, याद आ रहा है? बस वही। अब तुम्हें नहीं लगता कि अगर मुझे कोई सी स्टार की वैल्यू पूछेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सी स्टार कितना है, तो मैं ये नहीं कह सकती कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू में आपका कितना के एफ अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में आप लोगों का के बी। अब ये जो वैल्यू आई है मेरे पास सी स्टार की, इस वैल्यू को जाओ जरा जाकर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। तो अगर तुम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ से रेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? के टाइम्स, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सी स्टार की जगह कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू के एफ अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू में के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। क्या ए मेरा रिएक्टेंट है? हाँ, ए मेरा रिएक्टेंट है। क्या एफ मेरा डी मेरा वो है रिएक्टेंट है? बिल्कुल रिएक्टेंट है। बी कौन है मेरा? बी इज नॉट एट ऑल माई रिएक्टेंट, नाइदर माई प्रोडक्ट, बट वो कम से कम रिएक्शन इंटरमीडिएट तो नहीं है। खैर, तो मैंने देखो उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। हाँ, अब जो ये इतने सारे आपको कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं, के एफ के बी, इतने सारे के लिखकर क्या करोगे? इन सारे के को हटाओ और उसके जगह के डैश लिख दो, जहां पे के डैश का सिंपली मीनिंग क्या होता है? के इंटू के एफ अपॉन के बी। मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टेंट्स को लिख कर तुम क्या करोगे, है ना, उनको हमने हटा दिया, उनको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ये इस तरीके से, ये मैंने एक तरीका बताया कि इस तरीके से रिप्लेस करना है। अब इसकी जगह तुम्हें कोई भी रिएक्शन दी हुई हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे कोई, अच्छा एक काम करो, मैं बी को यहाँ हटा देती हूँ क्योंकि वो बी रिएक्टेंट में अपीयर नहीं हो रहा है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है बी के साथ कि रिएक्टेंट वाली ही चीज़ रहे तो बेटर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बी हटा देती हूँ, एक काम करती हूँ, लो बी हटा दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आपका पूरा रेट का एक्सप्रेशन या तो रिएक्टेंट के टर्म्स में आ जाएगा या तो पूरी तरीके से प्रोडक्ट के टर्म्स में आ जाएगा, कोई भी वहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होगा। ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई एक रिएक्शन दी हो और आप उस रिएक्शन का आपसे रेट लिखवाए और पूछे कि बताइए कि इसका रेट क्या है, और आपको लगेगा अरे इसका रेट लो लिखना इतनी आसान चीज़ हमसे पूछ रहा है, तो आसान चीज़ वो नहीं होगी। उसमें आपको अगर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट दिया है तो उस रिएक्शन इंटरमीडिएट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट को रिप्लेस करना पड़ेगा। चलो मैं एक और चीज़ करके दिखाती हूँ, एक और क्वेश्चन, फिर आप बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि मैकेनिज्म है O3 ओजोन, ये रिवर्सिबली डिकम्पोज होकर O2 और आपका O बनाता है, फिर O3 प्लस आपका O कंबाइन होकर ट्वाइस ऑफ O2 बनाता है। ऊपर वाली रिएक्शन फास्ट है और नीचे वाली रिएक्शन आपकी स्लो है, ऐसा दिया हुआ रहता है। खैर क्वेश्चन में आपको इसके रेट का एक्सप्रेशन लिख के देना है मुझको, ठीक है, रेट लॉ बेसिकली आपको मुझको लिख कर देना है, ओके ठीक है। तो अब रेट लॉ कैसे लिखेंगे? पहले तो जो स्लो स्टेप है उससे रेट लॉ लिखते हैं। क्या होता है? रेट इक्वल टू के टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O, बराबर, सही कह रही हूँ मैं, बिल्कुल होता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है वो पहचानो। तो सुनो, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट पहचानते कैसे? रिएक्शन इंटरमीडिएट उस स्पीशीज को कहते हैं जो किसी भी मतलब किसी भी स्टेप के प्रोडक्ट में आपको दिखती है और नेक्स्ट स्टेप के रिएक्टेंट में भी दिखती है। मतलब किसी भी स्टेप के प्रोडक्ट साइड दिखती है और उसी के जस्ट नेक्स्ट वाली स्टेप के रिएक्टेंट साइड भी दिखती है। जैसे कि यहाँ पे O दिख रहा है और यहाँ पर O दिख रहा है, ऊपर वाली स्टेप में देखो प्रोडक्ट साइड में है और जस्ट उसके नीचे वाली रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में
है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन को इस टाइप के लोगों को हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। तो मुझको ओ को रिप्लेस करना है, ठीक है, मुझे किसको रिप्लेस करना है, ओ को। ओके, कैसे रिप्लेस करेंगे, तो ये वाली जो आपकी स्टेप है, इस स्टेप के अकॉर्डिंग जरा आप रिएक्शन लिखिए, बोलिए क्या होगा, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम होता है ना। इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O, और अपॉन में कंसंट्रेशन किसकी, O3 की। अगर मुझे रिप्लेस करना है लेट्स से मेरे O को इन टर्म्स ऑफ के इक्विलिब्रियम, तो मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करके कर सकती हूँ रिप्लेस, या फिर तुम बोलो तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करके भी रिप्लेस कर सकती हूँ। दोनों से सेम ही आंसर आएगा, बस कॉन्स्टेंट्स अलग अलग दिखेंगे एक्सप्रेशन में, है ना। किसी को भी लेके रिप्लेस करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इन दोनों को लिया, इन दोनों के टर्म्स में मैं रिप्लेस करने का सोच रही हूँ। तो यहाँ से आप लोगों के पास ओ की क्या वैल्यू आएगी, के इक्विलिब्रियम, ठीक है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ O2 और इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O बराबर, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब इस इंटरमीडिएट की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाना है आपके पास, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ O3, O की जगह आ गया के इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आ गया कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब देखो ये दो दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स रख कर कोई मतलब नहीं है, तो एक काम करो, यहाँ पे इस के और के इक्विलिब्रियम इन दोनों कांस्टेंट को हटाओ और उसकी जगह एक नया कांस्टेंट दे दो। अब देखो कांस्टेंट का कोई धर्म ईमान नहीं होता है कि मैडम आप हमेशा के ही क्यों लेते हो, तुम पी ले लो, क्यों ले लो, जो लेना ले लो, बट प्रथा है भैया के लेते हैं तो हम भी के ले रहे हैं। तो के डैश मैंने ले लिया, के डबल डैश ले लो, के ट्रिपल डैश ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है तुम ले लो, डिपेंड की क्वेश्चन में क्या है, के से तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ से रेट इक्वल टू आ जाएगा के डैश टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। दिस इज द रेट लॉ फॉर बाय गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये मेरा रेट लॉ है। तो कभी भी अगर किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कभी कोई मैकेनिज्म पढ़ते हो और उसमें अगर दिख रहा है कि RDS वाली स्टेप में अगर कहीं कोई आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया है, तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट RDS की स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता है। अच्छा यहाँ स्क्वायर आएगा, सॉरी मैं स्क्वायर लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, ऐसा आपको इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना। यही काम मैंने ऑर्गेनिक में इवन CB मैकेनिज्म में भी किया था, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्रेशन दे दे और आपको बोले रेट लॉ लिखो। तो हम में से मैक्सिमम लोग जो रट्टा मारते हैं उनकी आदत क्या होती है कि अरे चलो फटाफट उठाओ और उठाकर क्या कर दो, रेट लॉ RDS की मदद से लिख दो। बट नहीं, RDS के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो एक पॉइंट और क्या सीखा हमने, वैसे हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा था, 5वां पॉइंट चल रहा था। 5वें पॉइंट से हमने क्या सीखा, 6वां पॉइंट बना रहे हैं हम लोग। हमने ये सीखा द स्पीशीज विच इज प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, द स्पीशीज विच इज प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेप मतलब कोई भी स्टेप हो सकती है, ठीक है, एंड इट इज कंज्यूम्ड इन, ठीक है, और वो कंज्यूम्ड हो चुकी है, कंज्यूम्ड मतलब खत्म हो चुकी है इन अदर स्टेप, तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी कि RI कहते हैं, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन इंटरमीडिएट ढूंढते हो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है। आप देखते हो कि ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो किसी रिएक्शन की किसी स्टेप में प्रोडक्ट साइड में अपीयर हो रही है बट रिएक्टेंट साइड में वो क्या हो जा रही है, कंज्यूम हो जा रही है। आप ढूंढते हो उसको, ठीक है, आप उसको ढूंढते हो, बराबर। चलो अभी 2 क्वेश्चंस, 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चंस मैं तुमको दे रही हूँ होमवर्क करने के, एक मैं करा देती हूँ, 2 तुम्हें होमवर्क करने के लिए दे रही हूँ कि जरा चेक करो क्या तुम उसका रेट लॉ बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। जैसे मान लेते हैं आपको एक ओवरऑल रिएक्शन दी हुई है। ओवरऑल रिएक्शन देखो हमेशा दी हुई होगी ताकि आप ये पता लगा सको कि उनमें से कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है ना, ये आपको हमेशा दिया हुआ रहेगा। इसकी आपको स्टेप दी हुई, स्टेप नंबर 1 A2 रिवर्सिबली आपका A+A में ब्रेक हुआ, ये आपकी फास्ट स्टेप। उसके बाद A+B2 आप लोगों का कन्वर्ट हो गया AB+B में, ये आप लोगों की स्लो स्टेप। उसके बाद तीसरा A+B आप लोगों का कन्वर्ट हो गया AB में, ये आप लोगों की अगेन फास्ट स्टेप। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका रेट लॉ लिख के देना है
और साथ ही साथ में इसका क्या लिखना है, ऑर्डर भी लिखना है। चलिए पहले रेट लॉ लिखते हैं, ऑर्डर के बारे में तो खैर बाद में बातचीत करेंगे, ठीक है। आज चलो क्या है हम लोगों के पास चीज़ें। स्लो स्टेप से सबसे पहले तो आप रेट लॉ लिख लो। स्लो स्टेप से अगर आप रेट लॉ लिखोगे तो क्या हो जाना है आपके पास, R इज इक्वल्स टू के टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। इतना लिखकर पेपर में छोड़कर मत आ जाना, देखना क्या आपके रेट लॉ में कहीं कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। देखो उसके ऊपर वाली स्टेप में A प्रोड्यूस हो रहा है ना, ऊपर वाली स्टेप में ये A प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट साइड है, और नीचे वाली स्टेप में ये A आप लोगों का कंज्यूम हो रहा है। तो भाई ये तो बनता है फिर इसको एलिमिनेट करना, बिल्कुल बनता है। तो यहाँ से आप लोगों का जो रेट होगा, मुझे ऊपर वाले A को उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो बोलो कैसे एक्सप्रेस करूँगी, स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग आ जाओ। स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं काम करूँ तो क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि A का स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दो A है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ A। और जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं तो वो जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो पावर में चली जाती है, अपॉन में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A2 बराबर। तो यहाँ से अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर को, तो वो क्या होगा, अच्छा A स्क्वायर को नहीं, डायरेक्ट मैं A लिख देती हूँ, इतनी बेसिक बुद्धि तुम्हारे अंदर है कि A स्क्वायर को अगर आप K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 लिख रहे हो, तो कंसंट्रेशन ऑफ A को आप अंडर रूट ऑफ K इक्विलिब्रियम और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A2 लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे। अच्छा अब यहाँ पर जाओ, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट कर दो। जब तुम इसको पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स A की जगह अंडर रूट ऑफ K इक्विलिब्रियम बराबर, और अंडर रूट ऑफ A2। तो A2 को अंडर रूट लिखने की जगह है, उसकी जगह मैं लिख देती हूँ पावर में 1/2। फिर बाजू में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B2। समझ रहे हो। अब इन दोनों को अलग अलग रेट लिखने से बेटर है, मतलब दो अलग अलग कांस्टेंट लिखने से बेटर है कि हम लोग क्या करें, उसको एक नए कांस्टेंट के टर्म्स में हम लोग क्या कर दें, उसको रिप्लेस कर दें, है ना, एक नए कांस्टेंट के टर्म्स में उसको रिप्लेस कर दें। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका जो K इंटू K इक्विलिब्रियम है ना, रूट ऑफ K इक्विलिब्रियम, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया K डैश से। सो माई रेट वुड बिकम R इक्वल टू K डैश कंसंट्रेशन ऑफ A2 रेज टू द पावर 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ B2, ये हो जाएगा। तो यानी कि मुझको जो रेट लॉ पूछा गया था वो मैंने बता दिया। अब मैं ऑर्डर कैसे बताऊं, तो जिस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारी स्टेप्स होती हैं और हर स्टेप के अकॉर्डिंग क्या फिर मैडम अलग अलग ऑर्डर आएगी, तो हम हर स्टेप की ऑर्डर को नहीं देखते, हम उनमें से ये देखते हैं जो RDS है, RDS की स्लोएस्ट स्टेप बराबर, RDS जो हमारी स्लोएस्ट स्टेप है उससे हम रेट लॉ लिखते हैं और उस रेट लॉ से ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, और ऑर्डर जो निकल कर आती है वो हम लोग मुंह से अपने बता देते हैं। जैसे अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A2 कितनी है, तो A2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है, 1/2। कोई पूछेगा विथ रिस्पेक्ट टू B2 कितनी है, तो तुम जब बताओगे 1। और अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ओवरऑल जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, तब तुम बोलोगे कि 1/2 + 1, यानी कि बोलिए कितना, 3/2। ऐसे करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ऑर्डर भी बताना है, अब मैं बता दूं, जो बोर्ड्स में कई लोगों का जब मतलब तैयारी का रहता है ना सुहूर, या कई ऐसे लोग जो रट्टू तोता होते हैं जिनको से बता दिया जाता है, उनको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उनको सिर्फ इतना पता होता है कि रेट लॉ RDS से लिखना है, भाई साहब उठा के लिख देते हैं, वो ये तक नहीं देखता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट को सब्स्टिट्यूट करना है। ये पहली गलती। दूसरी गलती, उनको अच्छे से सिखाया जाता है कि RDS से ही आपको ऑर्डर देखनी है, तो फटाफट वो लोग अपनी RDS ढूंढते हैं क्वेश्चन में, ये लो मैडम RDS, ये 1 ये 2 ये 1 तो लो मैडम ऑर्डर बराबर 2, ऐसा बोल देते हैं। फिर बाद में जब उनका आंसर पीछे शीट से दिए हुए आंसर से मैच नहीं करता, तो कुछ अपने ही दिमाग में उलूल झुलूल नियम बना लेते हैं कि ज़रूर इसी वाले क्वेश्चन में एक्सेप्शन होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। बट भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें तुम अगर उसको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट करके जो रेट लॉ लिखते हो, तुझे उससे ऑर्डर लिखनी है। अगर तुझे एक एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई है तो तुम डायरेक्ट करो स्टोइकियोमेट्री बराबर ऑर्डर, है ना। लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स दी है तो कॉम्प्लेक्स ही भले ही तो स्लोएस्ट स्टेप देख रहा है,
भले ही वो स्लोएस्ट स्टेप खुद में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, बट उससे ऑर्डर कभी ना लिखना, पहले उस रेट लॉ को पूरा एलिमिनेट करना। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैं तुमको दे रही हूँ अलॉन्ग विथ आंसर्स, बल्कि 2 क्या 3 ले लो और चेक करना क्या तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। एक ही टाइप के सवाल मतलब क्या मतलब रहता है यार, बता के। जैसे ओवरऑल रिएक्शन OR आपको दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NO गिविंग यू N2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। याद है मैंने तुम लोगों को ऊपर एग्जाम्पल समझाया था, ये वही है। इसकी स्टेप दी है। स्टेप नंबर 1, 2 टाइम्स ऑफ NO रिवर्सिबली N2O2 बनाएगा, फास्ट है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकेंड स्टेप में आते हैं। N2O2 इज गिव प्लस H2 इज गिविंग यू, अच्छा यहाँ पे लिख के दिया है K2 लिख के दिया है, मतलब जब तुम रेट इक्वल टू K लिखते हो तो K ना लिखते हुए K2 लिखना। ठीक है, H2O ये आपकी स्लो है। और तीसरा आपको दिया है N2O प्लस H2, इसका आपको रेट दिया है K3 और आपको मतलब कांस्टेंट रेट कांस्टेंट दिया है K3 प्लस आप लोगों को इस तरीके से प्रोडक्ट दिया है। अगेन इसमें वही कहानी है कि आपको रेट लॉ निकालना है और आपको ऑर्डर लिखना है। ठीक है, फिलहाल मेरे पास रेट का आंसर है, मैं लिख देती हूँ क्योंकि अगर रेट का आंसर है तो तुम्हें ऑर्डर का भी आंसर डेफिनेटली पता ही हो जाएगा, क्योंकि आईडी तो करना होता है। K टाइम्स ऑफ NO2 का नॉट NO2, एक मिनट, हाँ NO का स्क्वायर और यहाँ पे H2, ये आपका होमवर्क है। जहाँ पे K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू है K2 मल्टीप्लाई बाय K1। अच्छा K1 कहाँ है मैडम, K1 इसको कहाँ है। अच्छा अब ये K1 ऐसा मत समझना कि फॉरवर्ड का रेट है या फिर से बैकवर्ड का रेट है, जो हम लोग लिखते थे ना K इक्विलिब्रियम, इसने K इक्विलिब्रियम को इस बार K1 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको बनाना, चेक करना कि चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, समझ में आया है कि नहीं आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वाला होमवर्क लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, CO प्लस आपका Cl2 एरो COCl2। अच्छा मैं एक और चीज़ बताना भूल गई कि ध्यान रखना जब तुम ये रिप्लेस करने का काम करते हो तो किसी सॉलिड को अपने K इक्विलिब्रियम वाले फॉर्मूले में मत डाल देना। पढ़ाया था ना जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे कि सॉलिड और लिक्विड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वो वाली गलती मत कर देना। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये मैं करवा देती हूँ, चलो। यहाँ पे बोला है कि एक्सपेरिमेंटली हमने क्या किया, इसका रेट निकाला है ना, एक्सपेरिमेंटली हमने इसकी रेट इक्वेशन निकाली और इसकी रेट इक्वेशन आपको दी हुई है। हर बार आपको रेट इक्वेशन ढूंढनी पड़ती थी, इस बार उसने दी है। अब ये dy/dt क्या है, इसको देख के ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो रहा है ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपका स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ा है। ये उसने रेट इक्वेशन दी हुई है और वो तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि इज द फॉलोइंग मैकेनिज्म करेक्ट फॉर दिस रेट एक्सप्रेशन, कि एक मैकेनिज्म हम आपको लिखकर दे रहे हैं या फिर इस पर्टिकुलर रेट के लिए एक स्टूडेंट ने एक मैकेनिज्म लिखी है, क्या उस स्टूडेंट की लिखी हुई मैकेनिज्म सही है कि उसकी गलत है। ठीक है, ये सवाल आपको पूछ रहा है। स्टेप्स दी हुई हैं, Cl2 इक्विलिब्रियम में 2 टाइम्स ऑफ Cl बना रहा है, फास्ट स्टेप है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में Cl प्लस CO कंबाइन होके COCl बना रहा है, ये आपकी फास्ट स्टेप है। थर्ड में आपका COCl कंबाइन हो रहा है Cl2 के साथ और आपका बना रहा है COCl2 प्लस Cl, जो कि आपकी स्लो स्टेप है। अब कई लोगों को ऐसा लगता था ना कि सेकेंड वाली जो स्टेप होती है वही स्लो स्टेप होती है, तो उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ डालने के लिए कि नहीं यार सिर्फ सेकेंड स्टेप ही आपकी स्लो होती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी कोई भी स्टेप स्लो हो सकती है, कोई भी। तो सबसे पहले आप भूल जाओ कि आपको रेट क्या दिया है, आप पहले अपना रेट लिखो। ठीक है, याद रखना आप पहले अपना रेट लिखो। हर स्टेप के लिए K की कुछ वैल्यू होती है, इसमें नहीं दिया है तो मैं लिख लेती हूँ, इसके लिए K1, इसके लिए K2, इसके लिए K3। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज है, ना कि फॉरवर्ड ना कि बैकवर्ड। ठीक है, चलो पहले तो स्लो वाले के अकॉर्डिंग आप रेट एक्सप्रेशन लिख दो। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका K3 टाइम्स ऑफ COCl2 और Cl2। अब आइडेंटिफाई करो कि स्टेप नंबर 3 और उसके ऊपर वाली स्टेप, जो कि देखो स्लो वाली है, तो आपको स्लो के नीचे तो कुछ दिया नहीं है, आपको स्लो के ऊपर ही दिया है जो भी दिया है। तो स्लो के ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली स्टेप में और उस स्लो स्टेप में
क्या उनके दोनों के बीच में क्या कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या, फटाफट वो आइडेंटिफाई करो। तो यार ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, सीरियसली दिख रहा है क्या तुमको? नहीं मैडम मेरे को तो नहीं दिख रहा। फिर तो एक स्टूडेंट सोचता है बताएं कि अच्छा कि यहाँ तो कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, और यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है तो इसीलिए इस रिएक्शन का जो हमने ये लिखा है, ये जो पर्टिकुलर रेट लॉ हमने लिखा है, ये रेट लॉ सही है। वो ये सोचता है, बराबर वो ये सोचता है कि ये रेट लॉ कैसा है, सही है। बट इस रेट लॉ में गड़बड़ है। हम जब भी रेट लॉ लिखते हैं तो हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट उस पर्टिकुलर रेट लॉ में ना आए। इवन जब तुमको रेट लॉ निकालना सिखाया था तब तुमको ये कूट कूट के बताया था कि रेट लॉ रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखा जाता है। एंड अगर तुम ओवरऑल रिएक्शन को देखोगे तो COCl2 तुम्हारा प्रोडक्ट है। और दूसरी बात, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड आपको रेट दिया है उसमें भी COCl2 नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली COCl2 तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू रिप्लेस इस, है ना, स्टिल आपको उसको क्या करना है, आपको उसको रिप्लेस करना है, आपको उसको एलिमिनेट करना है। मतलब एलिमिनेट करने का रीजन समझ में आ रहा है? ठीक है, एलिमिनेट करने का रीजन समझ रहे हो कि क्यों करना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब कैसे करेंगे इसको एलिमिनेट, क्योंकि स्टेप नंबर 3 के जो ऊपर वाली स्टेप है उसके पास तो COCl2 है ही नहीं। तो फिर अब हम क्या करें, तो COCl2 ढूंढो किधर है। COCl2 को रिप्लेस करना है, किसके टर्म्स में रिप्लेस करना है वो भी तो देखो। Cl2 चाहिए, CO के टर्म्स में रिप्लेस करना है। तो COCl2 को Cl के रिप्लेस में भैया क्या, मतलब CO के टर्म्स में मैं कैसे रिप्लेस कर दूं? तो देखो ये रहा CO और ये रहा COCl2, रिप्लेस तो करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए आपको अपना छोटा सा ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स वाला। कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, वो प्योर मैथमेटिक्स चल रही है। ठीक है, आप एक काम करो, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो कि दोनों ही फास्ट स्टेप्स हैं, इन फास्ट स्टेप्स के बारे में कुछ सोचो। क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे इन फास्ट स्टेप्स के बारे में हम ये देखते हैं कि चलो एक काम करते हैं हम बैठे बैठे कि ये जो आप लोगों के पास ये जो दोनों स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपको दी हुई है, इन दोनों को चलो एक काम करो ऐड कर दो। दो अलग अलग फास्ट स्टेप पड़ी हुई हैं, एक काम करो इनको कंबाइन करके एक सिंगल स्टेप बना दो। तो क्या बना सकती हूँ मैं, बना सकते हैं। अच्छा लेकिन ध्यान रखो, जब तुम सिंगल स्टेप बनाओगे तो सिंगल स्टेप बनाते वक्त आपको क्या करना है, बताओ आपको क्या करना है? आपको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों कर रहे हैं हमको 2 से मल्टीप्लाई, क्या रीज़न है इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का? रीज़न ये है सिंपल सा सोबर सा कि जब तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ Cl और ये 2 टाइम्स ऑफ Cl कट जाएगा। हाँ ये बात है, इसीलिए किया। ठीक है, अच्छा ऐड करने के बाद जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? Cl2 ऊपर वाली रिएक्शन का, नीचे वाली रिएक्शन में वो 2 CO से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ CO इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? 2 टाइम्स ऑफ COCl के साथ। अच्छा एक मिनट ठीक से लिखने दो। अब थोड़ा सा अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के भूतकाल में चले जाओ, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम के भूतकाल में। वैसे उस टॉपिक का यहाँ पे फिलहाल कोई यूज़ नहीं है, बट स्टिल मैं बता रही हूँ कि आज एक काम करना, केमिकल इक्विलिब्रियम की नोट्स कॉपी खोलना और उसमें रिवाइज कर लेना कि अगर किसी भी रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है, रेसिप्रोकल किया जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके के पर। आज ये रिवाइज कर लेना, ये इस पर्टिकुलर टिप है। आज आगे करते हैं कंटिन्यू। इसका मतलब ऐसा करने से मैडम आपको क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने से देखते हैं यार मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मैं इसका के वाला एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ, लिखो। ठीक है, ना K1 ना K2, क्योंकि K1 कब था? जब वो रिएक्शन 1 थी। K2 कब था? जब रिएक्शन 2 थी। अब वो दोनों क्लब हो गए हैं तो K1 K2 नहीं, अब कुछ नया वाला K। तो K इक्वल टू क्या लिख सकते हो? आपका ये COCl की पावर 2 अपॉन में यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे CO की पावर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मुझे क्या करना है। अच्छा एक मिनट मेरे से लिखते लिखते कुछ एरर हो गया है। ओ भगवान, ये COCl2 नहीं है यार, इसको COCl है वो। ओ माय गॉड,
प्लीज़ करेक्ट माई वर्ड्स। इससे पहले मैंने जितना भी कहा कि यहाँ पे कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट ही है। खैर, इसीलिए इसको रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, इसीलिए इसको रिप्लेस कर रहे हैं। और रिप्लेस करने में ऊपर वाली रिएक्शन को हमने क्यों यूज़ किया, इसीलिए यूज़ किया क्योंकि Cl खुद एक रिएक्शन इंटरमीडिएट था। 2 मिनट, मैं वापस से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, रुको, मैं वापस से शुरू कर देती हूँ इसको, ठीक है। COCl आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। आप एक काम करो, एक एक जैसा सिखाया है वैसे वैसे करो। आप दोनों रिएक्शंस को ऐड करके भी रिप्लेस कर सकते थे और बच्चे जैसे एक एक स्टेप करके भी कर सकते हो। तो अगर मैं इस स्टेप के अकॉर्डिंग आपसे कहूँ कि मुझे लिख कर दिखाइए K2 क्या होगा, तो K2 होगा कंसंट्रेशन ऑफ COCl अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO, है ना। अगर मैं इस वाली स्टेप के अकॉर्डिंग आपको पूछूं कि K1 क्या होगा, तो K1 होगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl उसका स्क्वायर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। अब देखो, Cl खुद भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो बेसिकली अगर मुझे कोई पूछेगा कि क्या K2 में COCl की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि इसमें खुद एक और रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। आपको पहले इसको भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कर लेंगे, बात का बाद में देखते हैं। करो सब्सटीट्यूट, क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K3, COCl की जगह क्या आ जाएगा, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। क्या ये करेक्ट एक्सप्रेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस करेक्ट एक्सप्रेशन में ये Cl आ गया और Cl खुद एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो उसको फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिप्लेस करो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस करोगे तो Cl की क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट ऑफ K1 और क्या आएगा बताओ, Cl2 की पावर 1/2। 1/2 कैसे आया, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ही होता है, ठीक है। और एक Cl2 तो पहले से ही था हमारे रेट लॉ में और एक CO। अब इतने सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने से बेटर है मैं एक दूसरा K' बना लेती हूँ और Cl2 इनको ऐड करेंगे तो Cl2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 और यहाँ आ जाएगा CO। ये हमारे द्वारा लिखा हुआ रेट है मैकेनिज्म को देखकर, और जो स्टूडेंट था उसके द्वारा लिखा हुआ रेट क्या था, उसके द्वारा भी यही लिखा हुआ रेट था, सेम टू सेम। तो यस, जिसने वो मैकेनिज्म बनाई है उसकी मैकेनिज्म सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में MCQ के फॉर्म में आ सकते हैं कि यस, नो, है ना, रैदर, नॉट, से, नन ऑफ दिस, इस टाइप के कुछ ऑप्शंस। तो अगर इस तरीके से पूछा जाए तो इस तरीके से तुमको अपने आंसर को क्या करना है, रिपोर्ट। तो क्या तुम रिएक्शन इंटरमीडिएट पहचानना सीख गए हो? हाँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन की आपको किसी स्टेप में अपीयर होता हुआ दिख रहा है और उसके बाद वाली स्टेप्स में वो गायब हो जाता है, ठीक है। जस्ट उसके बाद वाली स्टेप में वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखते हैं, क्या हम ये सीख गए? बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम रेट लॉ निकालना सीख गए। ओके, पॉइंट नंबर 3, क्या आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लॉ में रिएक्शन इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना आया? बिल्कुल, हम रिएक्शन इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना सीख गए और एलिमिनेट करने के बाद जो रेट लॉ बनेगा उससे हम ऑर्डर निकालेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की, हम उससे ऑर्डर निकालेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। मतलब बहुत सारी चीज़ें सीख गए। अच्छा, और कुछ सीखना बाकी है? हाँ, एक और चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। कौन सा पॉइंट चल रहा था हम लोगों का? पॉइंट नंबर 4 नहीं 5 चल रहा था। पॉइंट नंबर 6, मैंने रिएक्शन की स्टार्टिंग में क्या कहा कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या कर सकते हो, आप उस एलिमेंट्री रिएक्शन में उसकी एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वन स्टेप में रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कंसिडर करते हैं कि आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है ER। इस एलिमेंट्री रिएक्शन में ऐसा लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 3 टाइम्स ऑफ B इज गिविंग यू 4 टाइम्स ऑफ C। मैं कहती हूँ इसका रेट लिखो। तो अभी तक जो पुरानी क्लासेस हुई उसमें तुमको रेट के बारे में हमेशा क्या बताया जाता था कि भैया रेट लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेट लिखने के बाद ये एक्सपोनेंट्स में उनके ऑर्डर लिखना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, यही बताया जाता था। और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी एक्सपेरिमेंट से आएगी, फिर क्या करें। लेकिन जब जब दुनिया में एलिमेंट्री रिएक्शन की बातचीत होगी
तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में आपकी जो रिएक्टेंट की स्टोइक्योमेट्री है वही उसकी ऑर्डर बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। यानी कि यहाँ पे इसकी स्टोइक्योमेट्री 2 है तो ये 2, और यहाँ पे ये है तो ये 3। लेकिन अब एक शैतानी स्टूडेंट का दिमाग वो क्या करता है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता है ना। मैंने 5 एक रैंडम नंबर लिया, क्योंकि यूजुअली क्रेडिट कार्ड्स में जब आप उनको यूज़ करते हो या फिर जब आप रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करते हो, कोई भी कार्ड अगर आप यूज़ करते हो डेबिट क्रेडिट, तो इसी तरीके से होता है, पॉइंट्स 5 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं या 10 से, इस टाइप के फैक्टर्स से जनरली। तो मेरे इसमें तो भैया 5 से मल्टीप्लाई होते हैं, इसीलिए मेरे को 5 याद रहा, मैंने 5 से कर दिया। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 टाइम्स ऑफ ए, 5 3 जा 15 टाइम्स ऑफ बी, और ये हो जाना है आपका 20 टाइम्स ऑफ सी। और ऐसे में आप वो शैतान स्टूडेंट बोल रहा है कि क्या मैडम अब इसका रेट आप ऐसे लिखोगे, ये ऐसे लिखोगे, ये तो क्या अब इसका ऑर्डर 25 हो जाएगा? ये वो बोल रहा है। पहले मैडम ऑर्डर 5 था, तो अभी आपने रिएक्शन को क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर तो ऑर्डर भी 5 हो जाना, 25 हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टोइक्योमेट्री बदल गई। तो देखो, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है। ठीक है, और ये जो नियम आपको बताया जा रहा है ना कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए उसकी स्टोइक्योमेट्री आप लिख सकते हो ऑर्डर वगैरह में, ये ऑब्जर्वेशंस के थ्रू निकाला हुआ रिजल्ट है कि एक्सपेरिमेंटली बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस का निकाल के देखा गया होगा, फिर ये रूल बुक्स में छापा गया होगा। बट ऐसे केस में अगर वो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इस तरीके से बदल जाएगी कि आपने रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा? नहीं। अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन आपको जो दी गई है, अगर आप उस एलिमेंट्री रिएक्शन को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, तो आप उसकी ऑर्डर चेंज नहीं होगी। जो जनरल या फिर जो आपको गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन थी, है ना, जो एक्सपेरिमेंटली कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसको एक एलिमेंट्री रिएक्शन बोला गया, आप उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर निकालोगे और मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आपके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो एलिमेंट्री रिएक्शन को किसी भी नंबर से विथ एनी नंबर, तो ध्यान रखिएगा नो चेंज। ठीक है, नो चेंज इन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है अभी मैं जस्ट सिखाऊंगी, बट नो चेंज इन ऑर्डर एंड नो चेंज इन मॉलिक्यूलैरिटी। और इस टाइप की इक्वेशन को, फिर ये जो इक्वेशन हमने बनाई, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई, मैडम फिर इसका क्या करें? ये बकवास है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, आप इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स कहोगे तो कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल स्टेप्स होनी चाहिए और रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होना चाहिए, तो भैया ये कॉम्प्लेक्स तो है नहीं और एलिमेंट्री है नहीं, क्योंकि अगर इसको एलिमेंट्री कहोगे तो उसके ऊपर वाली बताओ कौन है। फिर ऐसे में तो कल को किसी दूसरे स्टूडेंट का मन करेगा 99 लाख से मल्टीप्लाई करने का, तो क्या उसको भी हम एलिमेंट्री कहेंगे? तो ये कोई एलिमेंट्री नहीं है, ये एलिमेंट्री की बैलेंस्ड फॉर्म है। तो एलिमेंट्री के बैलेंस्ड फॉर्म से आप उसके ऑर्डर को नहीं कहोगे। अगर किसी ने आपसे कह दिया कि 3 टाइम्स ऑफ ए गिविंग यू प्रोडक्ट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, तो वही चाप की एलिमेंट्री होगी। अगर आप उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो जो नया बनेगा दैट विल नॉट बी अ एलिमेंट्री, दैट विल बी अ बैलेंस्ड। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो ये आगे नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी हमको पढ़नी है। तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर, ये जो 2 कंसेप्ट्स हैं, इन कंसेप्ट्स के बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बोर्ड्स के पेपर में, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड्स में इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है, तो पेपर में 2 मार्क्स के डिस्टिंग्विश के लिए ये चीज़ बहुत पूछी जाती है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी बहुत पूछी जाती है। तो आपको डिस्टिंग्विश बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। खैर, बोर्ड्स में क्या लर्न करना है, कितना लर्न करना है, उसकी मार्किंग तो मैं अलग से करवा देती हूँ, बट फिर भी ये बहुत ही फेमस चीज़ें पूछी जाती है। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, ये कभी किसी शॉर्ट नोट के फॉर्म में बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल के फॉर्म में कि इसका रेट लिखिए। वैसे रेट भी लिखने को नहीं कहता है वो, इतना पूछा जाता है कि RDS कौन है, और उसके अलावा क्या कहते हैं आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, कैटलिस्ट कौन है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है। ठीक है, बोर्ड्स के पेपर में तो रेट को
अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट के टर्म्स में भी होता है ना, तो उसको तक वो रिप्लेस नहीं करता है, वो जैसा आरडीएस है वैसे का वैसे ही लिख देता है। तो तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड के रिस्पेक्ट में आंसर अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, ये हम लोग बोर्ड्स वाले काम के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तब बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग उसके रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल टॉपिक समझ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। तो देखो, मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में आपको एक पॉइंट हमेशा याद होना चाहिए कि मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी जैसा जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की दुनिया में इस मॉलिक्यूलैरिटी जैसे वर्ड का कोई भी महत्व नहीं होता, ध्यान रखेंगे, कोई महत्व नहीं है। इट्स एन एब्सर्ड, बकवास है पूरी। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, हमने जब ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी, अगर मैं इसके बारे में कंपैरिजन करूं तो कई जो स्टेट लेवल की सीटीज होती हैं उनमें तो ये सवाल भैया हजारों बार अलग अलग फॉर्म में पूछा जा चुका है। वो ये है कि ऑर्डर जो होता है, पहला पॉइंट, वो एक निगेटिव क्वांटिटी भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, खैर हमने पढ़ा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी भी हो सकता है, या फिर कोई एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म मॉलिक्यूलैरिटी, तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी आप लोगों के नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये एक नेचुरल नंबर रहेगी। समझते हो ना नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 है ना। जनरली ये क्या रहेगी? एक नेचुरल नंबर रहेगी। ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये होता है, ऑर्डर डिपेंड करता है प्रेशर पे एंड टेम्परेचर पर। ठीक है, ऑर्डर डिपेंड करता है प्रेशर पे एंड टेम्परेचर पर। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, याद रखेंगे। एमसीक्यू में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्डर। तो ये याद होना चाहिए कि प्रेशर और टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। किससे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है? आपके प्रेशर और टेम्परेचर से। अभी तुम्हें ये नहीं पता कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, बट पहले समझ लो। ठीक है, अच्छा, एक तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मॉलिक्यूलैरिटी किसके लिए डिफाइंड होती है। ये डिफाइंड होती है ईच एलिमेंट्री स्टेप के लिए, मतलब हर एलिमेंट्री स्टेप के लिए एक मॉलिक्यूलैरिटी, दूसरी एलिमेंट्री स्टेप के लिए एक मॉलिक्यूलैरिटी। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टेप फास्ट है कि वो स्टेप स्लो है, हर स्टेप के लिए एक मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन होती ही है। बट ऑर्डर हम हर स्टेप के लिए डिफाइन नहीं करते हैं। ऑर्डर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं, है ना। और ओवरऑल रिएक्शन किसके टर्म्स में लिखी जाती है? इन टर्म्स ऑफ आरडीएस लिखी जाती है, वो बात अलग है। बट हर स्टेप के लिए ऑर्डर नहीं देखी जाती कि फास्ट स्टेप के लिए भी देख रहे हो, उसके लिए भी देख रहे हो, इसके लिए भी देख रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब बात आती है कि यार ये मॉलिक्यूलैरिटी आपकी होती क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है? तो एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, जो आप बचपन से पढ़ते आते हो ना, H2+O2 गिविंग यू H2O, तो हर किसी को पता है कि H2+O2 गिविंग यू H2O में 2 H2 के पार्टिकल्स, या फिर मैं कहूँ 2 H2 के मॉलिक्यूल्स एक O2 के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, और आप लोगों का प्रोडक्ट बनता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलैरिटी की, तो मॉलिक्यूलैरिटी का सिंपल सा मीनिंग एक ही होता है, सिंपल सा वन लाइन मीनिंग, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के, नॉट प्रोडक्ट, हाँ, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन होती है, प्रोडक्ट के लिए नहीं। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आप लोगों के पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन ईच एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं बात की जाती कभी भी, इन ईच एलिमेंट्री स्टेप, हर एलिमेंट्री स्टेप में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसी को बेसिकली हम लोग हमारी क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आ जाओ, N2O4 डाइमराइज फॉर्म है किसका? 2 टाइम्स ऑफ NO2 का। और मैं इससे पहले भी तुम्हें कई बार नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में प्रवचन दे चुकी हूँ, है ना। आज उस प्रवचन को रिवाइज कर लेना ताकि तुम्हें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और अच्छे से याद हो जाएं।
कि उनमें से कौन पैरामैग्नेटिक होता है, कौन डायमैग्नेटिक होता है, कौन गैसियस होता है, किसका कलर क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आपसे पूछी गई। हमें इससे मतलब ही नहीं है कि मैडम ये फास्ट है कि स्लो है, आपको एक ही स्टेप दी है ना, बस चुपचाप तो मॉलिक्यूलैरिटी बता दो। बोलो कितने रिएक्टेंट्स है? मात्र एक। सो दिस इज नोन एज, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बराबर 1 और इसे कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। वाई यूनिमॉलिक्यूलर? क्योंकि एक मॉलिक्यूलैरिटी है। अगर मान लेते हैं आपको लिख कर दिया है H2 + I2 इज गिविंग यू 2 टाइम्स ऑफ HI। अब बताइए, ये तो बहस करना ही नहीं कि आप इसकी पूरी मैकेनिज्म दो। उसने अगर पूरी मैकेनिज्म दी है तो हर मैकेनिज्म की हर स्टेप के लिए एक अलग मॉलिक्यूलैरिटी होगी। बट अगर उसने पूरी मैकेनिज्म नहीं दी है तो मान के चलो कि वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और उसकी मॉलिक्यूलैरिटी बोलो। टोटल 2 मॉलिक्यूल्स हैं, H2 की एक स्टोइक्योमेट्री, I2 की एक स्टोइक्योमेट्री, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, बराबर इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंड सो ऑन, बराबर। बट एक थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ऐसा बोला जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। वैसे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन करनी हो तो जैसे हम ऑर्डर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स के लिए करते हैं ना, वैसे ही आप मॉलिक्यूलैरिटी ओवरऑल रिएक्शन की कैसे डिटरमाइन करोगे? उसके RDS से डिटरमाइन करना। ठीक है, आप उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को कैसे डिटरमाइन करना? उसके RDS से डिटरमाइन करना। ठीक है, उसके RDS से। वैसे तो हर स्टेप के लिए डिफाइन होती है, बट ओवरऑल रिएक्शन के लिए अगर बकना है हमको कुछ वर्ड कि ये होगा वो होगा, तो उसके RDS के टर्म में डिफाइन करना। RDS को देखना कि RDS में भाई कितनी मॉलिक्यूलैरिटी है, जितनी मॉलिक्यूलैरिटी RDS की होगी वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, वो तुम्हारा आंसर होगा। बस खत्म, इतनी छोटी सी कहानी और कुछ भी नहीं। ठीक है, इतनी छोटी सी कहानी है हम लोगों की, बराबर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो तुमको पता होने चाहिए थे। किसके बारे में? आप लोगों के इसके बारे में, किसके? मॉलिक्यूलैरिटी। एक बहुत ही फेमस सा वर्ड है, उस फेमस से वर्ड को भी सुन लो। जनरली ऐसा कहा जाता है, जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोगों के पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब ऑर्डर बराबर 1। ठीक है, ऑर्डर बराबर 1। जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर है तो उसका ऑर्डर बराबर कितना होगा? 2 होगा। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं है कि मतलब अगर किसी का ऑर्डर 2 है तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी, ये ट्रू नहीं है। क्योंकि ऑर्डर 2 के तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 1/2 + 3/2। तो 1/2 क्या मैडम फिर कभी क्या आधा मॉलिक्यूल होगा क्या? कभी आपने कभी कोई आधा मॉलिक्यूल देखा है क्या? कभी नहीं देखा ना। तो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है तो आप सीना चौड़ा करके कह सकते हो कि तेरी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 1। बट इसका उल्टा नहीं कह सकते। ठीक है, इसका उल्टा कैन नॉट बी सेड, ये कहना गलत होगा। ठीक है, ये कहना बेकार होगा। ठीक है, ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। अच्छा, मॉलिक्यूलैरिटी अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्यों कह रही थी कि निगेटिव नहीं हो सकती? क्योंकि बेसिकली मॉलिक्यूलैरिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भाई कभी निगेटिव हो सकते हैं क्या? कभी सुना है निगेटिव मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन? नहीं ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी निगेटिव। नाइदर आप लोगों का नीदर इट कैन बी 0। कभी रिएक्शन हो गई और कभी ऐसा सुना है कि मैडम करके अभी यहाँ पर तो मॉलिक्यूल ही नहीं थे रिएक्टेंट के, फिर भी देखो प्रोडक्ट बन गया, फिर तो 0 भी पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शनल भी पॉसिबल नहीं है। कोई एप्पल थोड़ी ना है कि आधा काट के खा लिया और आधा किसी और को दे दिया कि नहीं O2 का ना सिर्फ आधा मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया। भाई पार्टिसिपेट करेगा तो O2 या तो पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करेगा या तो नहीं करेगा। सो देयरफॉर मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, कैन नॉट बी 0, बट ऑर्डर कैन बी। ठीक है, ऑर्डर हो सकता है। ये कहानी थी मॉलिक्यूलैरिटी को लेकर। ठीक है, ये हम लोगों ने इतनी ज्ञान की बातें मॉलिक्यूलैरिटी को लेकर सीखी। ठीक है, डन। अच्छा, और कुछ बातचीत मॉलिक्यूलैरिटी को लेकर? तो बस इतने कुछ पॉइंट्स तुमको पता होने चाहिए थे, और तो खैर कुछ भी नहीं, ये सफिशेंट है।
अच्छा, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आरडीएस क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, किस तरीके से उसको रिप्लेस करना है, वगैरह वगैरह सब बताया है। तो थोड़ा सा तुम्हें ऐसा फील आ सकती है कि अरे यार ये कठिन हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तुम उसको अगर एक या दो बार रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली तुमको चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम जो टॉपिक सीखेंगे वो रहेगा कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट का केमिकल काइनेटिक्स में भैया क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और दूसरा अरहेनियस थ्योरी क्या है, हम ये सीखेंगे। वैसे कोलिजन थ्योरी भी है, बट पहले हम अरहेनियस थ्योरी सीखेंगे, उसके बाद कोलिजन थ्योरी में जाएंगे, है ना। तो कैटलिस्ट क्या होता है ये ऑलरेडी आज सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके हो, बट हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में उतने डिटेल की नीड नहीं है। हमको बस छोटी सी जानकारी चाहिए कैटलिस्ट की। इस चैप्टर में हम सिर्फ उतनी सी छोटी सी जानकारी लेंगे कैटलिस्ट की, और हम लोगों की कहानी कैटलिस्ट को लेकर ख़त्म। और अरहेनियस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, अलग बोर्ड्स में भी इंक्लूडिंग, है ना। और उसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यू भी उससे फ्रेम किए जाते हैं। तो अरहेनियस थ्योरी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरहेनियस थ्योरी। तो बस इस चीज़ को यहाँ पे ओवर कर लेते हैं। एक बार मैं देख लेती हूँ कहीं मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है तुम लोगों का, कुछ मैं भूल गई हूँ मे बी। नहीं, एज पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। खैर, अगर कुछ छूट वूट गया होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। ठीक है। और उसके अलावा एक बात बस ध्यान रखना, हाँ, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना था, चलो अच्छा हुआ याद आ गया। वैसे मैंने ये ऑर्गेनिक में बताया है, बट फिर भी बता देती हूँ। अगर आप कभी एलिमेंट्री रिएक्शन का ग्राफ बनाते हो तो आपको एक रिएक्टेंट दिखेगा, आर फॉर रिएक्टेंट, आपको एक ट्रांजिशन स्टेट दिखेगी, और सीधा सीधा आपको एक प्रोडक्ट दिखेगा। मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं दिखेगा। ये एलिमेंट्री रिएक्शन के ग्राफ्स होते हैं, नो रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेकिन अगर आप एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बना रहे हो, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जैसे SN1 होता है ना, तो उसमें आप लोगों का रिएक्टेंट रहता है, उस पर्टिकुलर स्टेप से आपकी रिएक्शन शुरू होती है। ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, ठीक है, डिपेंड कि कितनी स्टेप में रिएक्शन हुई है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो पीक्स दिख रहे हैं, दीज पीक्स आर ट्रांजिशन स्टेट, है ना। ये पीक आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3, ट्रांजिशन स्टेट 4। हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है अभी आगे क्लास जो हम लोग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। और जो ये डिप्स दिख रहे हैं, ये जो आपको मतलब नीचे दिख रहा है डिप, दिस डिप इंडिकेट रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो आपको डिप्स दिख रहे हैं ये आपको बता रहा है कि यहाँ यहाँ इस जगह पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बना होगा। तो जितने पीक्स होते हैं, ठीक है, जितने आपके पास पीक्स होते हैं उससे एक कम आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। यानी कि इफ़ यू हैव 4 पीक्स, ठीक है, इसका मतलब 4 ट्रांजिशन स्टेट है, तो लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके पास 3 होंगे। ध्यान रखना कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ पीक्स हैं तो आपके पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा वो n-1 आपके पास क्या होंगे, आप लोगों के पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होंगे। ठीक है, ये होता है। अच्छा, एक और पॉइंट है कि जनरली जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है, इस मॉलिक्यूलैरिटी की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादातर आपको 1 दिखेगी, आपको 2 दिखेगी, आपको 3 दिखेगी, बट ठीक है, आपको द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी मोर देन 3, ठीक है, इज़ वेरी रेयर, बहुत ही रेयर है। आप ये मान के चलिए कि ना के बराबर ही होता है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्यों मॉलिक्यूलैरिटी ओवर देन 3 इज़ जनरली रेयर? क्योंकि देखो, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि कितने रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं। अभी आप आगे कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट कब बनता है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। अब एक साथ आपके 4 कोलिजन, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब साइमल्टेनियसली कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, है ना, साइमल्टेनियसली कितने कोलिजन हो रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली 4 कोलिजन्स होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बेसिकली बहुत ही कम होती है। क्योंकि कोलिजन होने का ये मतलब नहीं है कि बस कैसे भी कोलाइड कर लो, ठीक है, कैसे भी कोलाइड कर लो, ऐसा नहीं होता। कोलिजन थ्योरी में आप ये पढ़ोगे कि कोलिजन आप लोगों के प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होने चाहिए। अगर कोलिजन आप लोगों के प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है
तो वो कोलिजन कोई काम का ही नहीं होता है, उससे आपका कभी प्रोडक्ट नहीं बनता। तो 4 लोगों का कोलाइड होना, ठीक है, वो भी प्रॉपर तरीके से कोलाइड होना, इस चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है होने की, ये एक्चुअली बहुत लेस होती है, क्योंकि जब तक चौथा मॉलिक्यूल में भी आ रहा होता है कोलाइड होने, ठीक है, आप लोगों का क्या हो जाता है, आप लोगों का बेसिकली वो पहले के 2 या 3 लोग आपस में कोलाइड हो चुके रहते हैं। ठीक है, ये होता है आप लोगों की कहानी। तो ये सारी बातचीत थी। बाकी तो मैं बता चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर स्टेप में आप उसकी मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन करते हो, बट ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी वैसे तो डिफाइन नहीं की जाती है कभी भी, बट स्टिल कभी कभी पेपर में कैसा होता है, कभी कभी कुछ आपको स्टेट लेवल के सीटीज़ में ऐसा देखने को मिल जाएगा कि बताइए ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, ऐसा आया है क्वेश्चन। तो ऐसे में अगर एक ऐसा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिफाइन, तो उस पर टिक मारना, बट अगर ऑप्शन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आरडीएस के थ्रू फिर उसका आप डिटरमाइन करोगे। ठीक है, आप हमेशा उसके आरडीएस केस में देखोगे, और कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के टर्म में, ठीक है, आपको आरडीएस नहीं लिखना है। ठीक है, कभी नहीं लिखना है, बराबर, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, हमेशा उसको रिप्लेस करना। और कैसे रिप्लेस करते हैं मैं ऑलरेडी तुमको सिखा चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई दिक्कत होगी। फिर भी अगर तुमको दिक्कत है तो बताना। अच्छा, और भी कुछ है क्या? नहीं, एक स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन वाला टॉपिक है, बट खैर वो मेंस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग उसको आखिरी में पढ़ेंगे, अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग अभी अरेनियस थ्योरी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और कोलिजन थ्योरी ये सब पढ़ते हैं, फिर हमारा मेंस का सिलेबस केमिकल काइनेटिक्स का ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को वो स्पेशल केसेस और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन देखना है। कॉम्प्लेक्स केसेस तो फिर भी ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही बकवास चीज़ है, क्योंकि उसमें सब लेट ही है और तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलो तो इसको यहाँ रोकते हैं फिलहाल।